हेलो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। ये वीडियो आपके राजपूत शासन की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पर आधारित है कि राजपूत वंश में किस तरह की सभ्यता और संस्कृति थी। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप कोई भी किसी भी वंश में जब लिखेंगे तो केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, स्थानीय शासन के हिसाब से ही लिखेंगे, और जब उसकी कलाओं के बारे में आएगा तो उसका भी वर्णन अलग अलग हम करेंगे। उत्तर भारतीय हम राजपूतों की बात कर रहे थे। ठीक है, और इसमें हमने राजपूतों की वंशावली के बारे में पढ़ा था। आज हम राजपूतों की राजनीतिक संगठन से स्टार्ट कर रहे हैं। राजपूत काल में शासकों ने, जो केंद्रीय शासन की बात हम करें तो शासकों ने अनेक तरह की उपाधियां धारण करी थी। इसके पहले भी आपने पढ़ा था कि विभिन्न शासकों ने अनेक उपाधियों को धारण किया था। तो केंद्रीय शासन में कौन होता था? राजपूत में जो भी राजा होता था, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, रामेश्वर, ये जो सब विरुद्ध धारण की, विरुद्ध का मतलब उपाधियां धारण करी, और न्याय और सेना संबंधी जितनी भी शक्तियां थी वो सब राजा में ही निहित होती थी। ठीक, राज्य के अनुसार जो उच्चाधिकारी होते थे उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती थी? यही राजाओं के द्वारा, सम्राटों के द्वारा की जाती थी। और जो भी राजाज्ञा निकलती थी उन पर राजा की मोहर होती थी, मतलब राजा के नज़र के सामने से ही निकलती थी। राजा के बिना, राजाज्ञा के बिना किसी भी राजा की आज्ञा को मान्यता नहीं दी जाती थी, माना नहीं जाता था। और युद्ध काल में जो सेना का उत्तरदायित्व होता था, जो सेना का मतलब कह सकते हैं कि नेतृत्व होता था, वो राजा के द्वारा ही, सम्राट के द्वारा ही किया जाता था। सेना किसी भी विचार विमर्श के लिए अपने राजा के प्रति उत्तरदायी होती थी। ठीक है, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि राजा अगर युद्ध ना करे, मतलब राजपूतों के लिए इतना माना जाता है कि बिना युद्ध के उसका जीवन व्यर्थ है। ठीक है, अगर वो पीठ दिखाकर भाग जाता है तो उसका जीवन कलंकित है। तो राज्य में इसमें कई सारे केंद्रीय शासन में राजा की शक्ति ही सर्वोत्तम होती थी। युवराज, पुरोहित, सेनापति इसके प्रमुख हेल्पर्स होते थे। ठीक है, और सम्राट की सुरक्षा के लिए सेनापति रहा करते थे। सेनापति होते थे, महासेनापति होते थे, उनसे परामर्श किया जाता था। मंत्रीगण होते थे, लेकिन जो अंतिम निर्णय होता था वो राजा के हाथ में होता था। प्रांतीय शासन में क्या था? जो समस्त प्रांत थे वो अनेक जो साम्राज्य था वो अनेक प्रांतों में विभक्त था, जिन्हें भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति का शासक राष्ट्रपति, राजस्थानीय या उपरिक्त महाराज कहलाता था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा जब आप इसको नोट करिएगा, लिखिएगा कि भुक्ति के शासक के क्या नाम होते हैं, या भुक्ति के शासक को राजपूत काल में क्या क्या कहा जाता था। तो राष्ट्रपति भी कह सकते हैं, राजस्थानीय भी कह सकते हैं, और उपरिक्त महाराज भी कहा जाता था। इनकी नियुक्ति सम्राटों के द्वारा ही की जाती थी। और प्रांतों को विषयों और जिलों में विभक्त किया जाता था, और जिले का जो अधिकारी होता था, जैसे हम जिलाधिकारी आज के समय में, तो उस समय विषय का तो विषयपति होता था। अनेक कर्मचारियों की सहायता से विषयपति अपने कार्यक्रमों को संचालित करता था। जो भी राज्य संबंधी, जिले संबंधी जो कार्य होते थे विषय के, वो अनेक अधिकारियों के द्वारा करवाए जाते थे, और उनकी सूचना वो राजा तक पहुंचाता था। विषयों को भी, यानी कि जिलों को भी तहसीलों में विभक्त किया गया था। अग्रहार कहा जाता था तहसीलों को, अग्रहारों में विभक्त किया गया था, और उसका जो तहसीलदार जिसे हम कहेंगे, तो जो तहसीलों का नेता होता था, तहसीलदार जो अधिकारी होता था, उसे अग्रहर कहा जाता था। ठीक है, और जो भी नियुक्ति विषयपति की होती थी वो न्यायाधीश जो विषयपति होता था प्रांतीय शासक के माध्यम से ही करता था। जो अग्रहर की नियुक्ति होती थी वो प्रांतीय शासन जो विषयपति होता था वो करता था। स्थानीय शासन व्यवस्था कैसी थी? स्थानीय शासन में शासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम थी, और इसका अध्यक्ष ग्रामिक या ग्रामपति होता था, और वो अपने समस्त कार्यों के लिए डायरेक्ट राजा के प्रति उत्तरदायी होता था। ग्राम मतलब जैसे पंचायत होती है वर्तमान समय में, सीनियर लोगों की एक समिति, उसी तरह ग्राम वृद्धों की एक समिति हुआ करती थी, और छोटे मोटे मुकदमों का, यानी कि आजकल की लगभग ग्राम पंचायत की तरह की स्थिति है। छोटे स्तर पर फौजदारी के छोटे मोटे जो मुकदमे होते थे उनका निर्णय ग्रामपति कर सकता था।
और वो वेतन भोगी था, सैलरीड था। और नगरों का शासन भी पंचकुल नामक समिति के द्वारा, जैसे नगर निगम है वैसे ही पंचकुल नाम की समिति थी, उनके द्वारा इसका जो 5 व्यक्ति होते थे वो इसके जो छोटे मोटे निर्णय होते थे, किसी भी तरह की ऐसी जो न्यायालय में ले जाने लायक घटनाएं नहीं हैं उनको उस स्तर पर निर्णय ले लिया जाता था। दंड नीति राजपूत काल की कैसी थी? बहुत अधिक कठोर नहीं थी। अलबरूनी ने लिखा है कि क्योंकि हिंदुओं के आचरण और रिवाज ईसाइयों से मिलते जुलते थे तो वो दुष्टता के प्रभाव से अलग थे। ठीक है, इसका मतलब यह कि बहुत उत्कृष्ट दर्शन था। अधिकांश लोग जो है वो गलती करने वाले होते हैं, तो एक वार्निंग देकर भी उनको दिया जा सकता था। लेकिन कहीं कहीं पर जब होता था तो अधिकांश कहीं पर ऐसा होता था कि कोड़े वगैरह से मारने का अधिकार नहीं था। कुछ जगह जो कोई जघन्य अपराध होता था जैसे राष्ट्रद्रोह वगैरह, तो उसके लिए कठिन कह सकते हैं कि दंड प्रणाली थी, लेकिन ज़्यादा कठिन दंड प्रणालियाँ नहीं थी। सामाजिक दशा कैसी थी राजपूतों की? राजतंत्रीय शासन प्रणाली थी, तो समाज में जाति प्रथा का भी प्रचलन था। ठीक है, और कई तरह की जातियाँ थी। सोने का काम मतलब कार्य के आधार पर व्यवस्था और नाम दिया गया था। सोने का काम करने वाले को स्वर्णकार कहते थे, तो लोहे का और लकड़ी का काम करने वाले को लोहार कहा जाता था। ठीक है, उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग के होते थे उनका प्रभुत्व था। वर्तमान समय में भी जैसे है, महिलाओं को समाज में सम्मान प्राप्त था। समाज में सती प्रथा और जौहर प्रथा का प्रचलन राजपूतों के समय में था, तो आप सब जानते होंगे। ठीक है, हिंदू और मुसलमानों में आपसी कटुता थी, लेकिन जब अकबर आया, अकबर के परिणाम स्वरूप जो राजपूतों के काल में ही लगभग अकबर का भी आगमन है, तो काफ़ी कुछ वैमनस्य धीरे धीरे समाप्ति भी हुआ था। लेकिन फिर भी राजपूत काल में धार्मिक आंदोलन, जनजागरण आंदोलन, सूफी संत उपदेश, इन सब से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ता मिली थी। और विवाह की कई विधियां भी इस काल में प्रचलित थीं और सजातीय विवाह को अच्छा माना जाता था। विवाह कई स्तर के होते, लेकिन सजातीय विवाह को उत्तम माना जाता था। धार्मिक दशा कैसी थी राजपूत काल में? धर्म के क्षेत्र में स्वतंत्र थे सब लोग, अपनी इच्छा अनुसार अपने पूजा पाठ कर सकते थे। और वैदिक धर्म वैसे तो राजपूतों में धर्म प्रधान था, लेकिन जैन और बौद्ध धर्म को भी जो है प्रचलन था और उनको भी कहीं ना कहीं आश्रय मिला हुआ था। राजपूत काल में वैष्णव, शैव और शाक्य मतावलंबियों की अधिकता थी और शिव की पूजा अधिक, शिव भक्ति अधिक मानी जाती थी। तो शैव मत का धर्म का प्रचलन अधिक होने के कारण शिव मंदिरों की भी अधिकता इस काल में हुई है। वैष्णव मतावलंबी भी हालांकि थे, क्योंकि कई राजपूत शासक विष्णु के उपासक भी रहे हैं, तो विष्णु मंदिरों का भी निर्माण हुआ है। उसके अतिरिक्त प्रकृति पूजा भी होती थी, सूर्य पूजा और देवियों की पूजा जैसे चामुंडा और दुर्गा कालिया शक्ति की पूजा भी इस काल में की जाती थी। आर्थिक दशा कैसी थी? राजपूत कालीन भारत आर्थिक रूप से समृद्ध था और इस काल में कृषि पर लोग काफ़ी मात्रा में निर्भर थे, अन्न उत्पादन अधिक करते थे, सिंचाई इत्यादि की व्यवस्था राज्य की तरफ से की जाती थी और व्यापार भी उच्च दशा में था। इस युग में देश के साथ साथ विदेशी व्यापारिक संबंध भी बनाए जा रहे थे। धातु का काम, कपड़ा, बुनाई, लौह उद्योग का अत्यधिक विकास इस काल में हुआ था। साहित्य और भाषा, इस काल को, राजपूत काल को भाषा और साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति मिली थी, क्योंकि राजपूत राजाओं ने काफ़ी समय में कई ऐसे शासक हुए जिन्होंने साहित्य में रुचि दिखाई और अपने दरबार में विद्वानों को आश्रय दिया, प्रश्रय दिया। तो वीर रस की, और क्योंकि राजपूत बहुत अधिक बहादुर माने जाते थे, ऐसा माना जाता है कि क्षत्रिय वंशी हैं तो उनके खून में ही वीरता है, तो वीर रस प्रधान काव्यों की अधिकता इस काल में देखने को मिलती है। गीत, काव्य, नाटक, इतिहास इत्यादि विभिन्न विधियों पर, यहाँ पर विभिन्न टॉपिक्स पर ग्रंथ लिखे गए हैं। और चाहे वो कल्हड़ की राजतरंगिणी हो, चाहे सोमदत्त का कथा सागर हो, विल्हड़ का विक्रमादित्य, जितने भी इसमें लिखे हैं ग्रंथ, उनको उनके नाम, उनके राइटर्स के साथ आपको याद कर लेने चाहिए, क्योंकि किसी भी उस पर ये पूछे जा सकते हैं। ठीक, ये देखिए, ये राजपूत काल और उसकी रचनाएं हैं। राजतरंगिणी
महाकवि कल्हण के द्वारा, कथा साधित सागर, सोमदेव, बाल रामायण, राजशेखर, विक्रमांगदेव चरित, महाकवि विल्लण, भोज प्रबंध, बल्लाल देव, भोज, यहाँ पर जो है भोज प्रबंध, और उसके बाद ये पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, गीत गोविंद जयदेव और अष्टांग संग्रह बाण का। तो इसको आप देख लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा। कला में भी, शिल्प कला में काफ़ी उन्नति हुई इस काल में, ठीक है। शिल्प कला और में कई सारे मंदिर भी बने राजपूत काल में, कई मंदिर। स्थापत्य कला में भी द्रविड़ शैली, जो शिल्प कला की बात कहते हैं, भारतीय आर्य शैली और द्रविड़ शैली में, दो शैलियों में तरह तरह के प्रांगण और इमारतें, मतलब बिल्डिंग्स बनी, ठीक है। और कोई इसमें कहीं पर शिखर गुंबद बने हैं गोल, और शिखर का ऊपरी भाग वर्तुलाकार भी है, चारों ओर से कटे हुए पत्थर हैं। तो द्रविड़ शैली जो है वो दक्षिण भारतीय भवनों में देखने को मिलती है, और इसमें भारतीय आर्य शैली है। स्थापत्य कला की बात करें तो राजपूत काल में विभिन्न मंदिरों का निर्माण हुआ है, जिसमें चंदेल राजा द्वारा बनवाया गया खजुराहो मंदिर आज भी बहुत प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ में स्थित कालिका देवी का मंदिर, उदयपुर में स्थित शिव मंदिर, ये सब स्थापत्य कला के जो है बहुत प्रमुख उदाहरण हैं। उत्तरी भारत के साथ साथ पूर्वी भारत में भी राजपूत काल में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। कोणार्क का सूर्यदेव मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज, जगन्नाथपुरी का मंदिर, ये भी स्थापत्य कला की अभूतपूर्व देन है, और ये राजपूत काल का ही है। देखिए नीचे मंदिर लिखे हुए, कंदरिया महादेव चंदेल शासक, तिलवाड़ा तेजपाल और वास्तुपाल के द्वारा बनाया गया। लिंगराज मंदिर गंग वंश की देन है। मुक्तेश्वर मंदिर पूर्वी गंग वंश के शासकों ने बनाए, सब राजपूत थे। सूर्य मंदिर जो कोणार्क का है वो राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया है। और कैलाश मंदिर राजराज सिंह, ये सारे ये जो मैंने मंदिरों के नाम बताए हैं, इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है, ठीक। मूर्तिकला और चित्रकला में भी बाघ की, जो ग्वालियर में बाघ की गुफाएं हैं, ये राजपूती कला का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ये आपका स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला, कला की बात आएगी तो आप पूरा ये लिखेंगे। शिल्प कला अगर माना जाता है, राजपूत कालीन कला के बारे में बताएं तो आप तीनों चारों लिखेंगे, शिल्प शैली, फिर स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं। और अगर बाकी साहित्य की बात आती है तो आप साहित्य के बारे में लिखेंगे। शासन की बात आती है कि शासन व्यवस्था कैसी थी, तो केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय तीनों शासन के विषय में लिखकर दंड व्यवस्था लिखेंगे, ठीक। तो ये आपका राजपूत काल आज समाप्त हो गया।